बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 अगस्त पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 250। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की कोलंबो में होने वाली बातचीत। जी हाँ, आपको याद है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई या झड़प हुई, जिसके नतीजे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने अपने आप को 5 सितारे लगा लिए। खुद वो फील्ड मार्शल बन गए, हालांकि कारकर्दगी सारी एयरफोर्स की थी। बहरहाल उसके बाद से हम इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें सुनते रहे हैं कि कोई ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, मतलब बैक चैनल बातचीत हो रही है और पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ अपने मामलात जो हैं वो बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन हाउस मतलब पाकिस्तान के अंदर फितनातुल हिंदुस्तान फितनातुल हिंदुस्तान फितनातुल हिंदुस्तान की गर्दान जो है वो DGISPR रोज़ पढ़ते हैं। हर रोज़ वो ट्वीट करते हैं इसी तरह के, जिसमें वो फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है और KP के अंदर हो रहा है, मतलब जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बार बार कहते हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। ये अलग बात है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में उन्होंने कभी भी इंटरनेशनली कोई ऐसे सबूत नहीं रखे पिछले कई महीनों से या पिछले 1-1.5 साल से। ना ही जो इंटरनेशनल एम्बेसडर्स हैं दूसरे ममालिक के, वेस्टर्न ममालिक के खसूसी तौर पर या मुस्लिम ममालिक के, उनको बुलाकर उनके सामने भी कोई ऐसी प्रेजेंटेशन कम अज़ कम हमारे इल्म में नहीं है जो DGISPR ने, ISI ने या फॉरेन ऑफिस ने रखी हो कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आम पाकिस्तानियों को मामू बनाने के लिए, टोपी पहनाने के लिए बार बार फितनातुल हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि सब चीज़ों के पीछे वही हैं। फिर DGISPR ने हमें यह भी बताया कि अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे। पानी तो वो बंद कर चुके, एक दरिया पर नहीं, 1 से ज़्यादा दरियाओं पर वो पानी बंद कर चुके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के मिनिस्टर्स खुद इस्लामाबाद से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, अगेन वो भी उर्दू ज़ुबान में। मतलब वो भी हमें ही मामू बनाया कि हम ये कर देंगे, यहाँ से आग निकालेंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे, वो वाला बटन दबाएंगे, ये मिसाइल चलेगा, वो चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान ने चुप साधी हुई है। लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है, क्योंकि दरियाओं की सूरत हाल वाज़े तौर पर यह चीज़ बताती है। हाँ, आजकल तो वो नहीं रोकेंगे, सैलाब के दिन है, आजकल तो खुला छोड़ेंगे पानी। और आपको पता है यही वो महीने होते हैं जब दरियाओं में आने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आधे पाकिस्तान को बहा कर ले जाता है। बहरहाल अब इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को कुछ पता नहीं, उनकी खबरों से सब कुछ ओझल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि कोलंबो में इंडिया और पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मामलात बातचीत से ही हल होने चाहिए। लेकिन इसमें 2 बुरी बातें हैं। एक तो जिस शिद्दत के साथ यहाँ उर्दू ज़ुबान में हमें सारा दिन फितनातुल हिंदुस्तान बताते हैं, पानी बंद करने पर उनकी सांस बंद करने की बातें करते हैं और ख़ुद छुप छुप कर उनसे मुलाकातें करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको दिन रात हमें बताते हैं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। फितनातुल हिंदुस्तान की वजह से बलूचिस्तान में और KP में दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए कि उसी हिंदुस्तान से इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि कोलंबो में हमने बातचीत की है, लेकिन कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उनको अब हम दहशतगर्द गर्दान रहे। इससे पहले बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को हम अपनी मर्जी से जब दिल करता है दहशतगर्द गर्दान देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इनको भी दहशतगर्द गर्दानते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के पर्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए हैं। मुनाफ़कत चेक करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों की, कि इंडिया से बात करनी है जिन्होंने पानी बंद किया। इनके मुताबिक जो पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो अहलकार हैं उनको शहीद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, उनसे कोलंबो में बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका मैंडेट, जिसका वोट आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स ने लूटा, उनसे बात नहीं करनी, कश्मीरियों से बात नहीं करनी, उन्हें दहशतगर्द करार देना है।
जहां पर सख्त बनना चाहिए, जिनका मुकाबला करना चाहिए, जिनकी सांस रोकनी चाहिए, उनके साथ नर्म मुलायम रेशम की तरह, और जो अपने घर में हैं उनकी खोपड़ियों के अंदर गोलियां उतार रहे हैं। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये समझने से हम कासिर हैं कि जहां मुकाबला करना था, जहां लड़ाई करनी थी, वहां छुपकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो अपने घर के अंदर अपने भाई और बेटे हैं उनके सरों में गोलियां उतार रहे हैं। तो लग ये रहा है कि जो आगे से बराबर का हो या चोट बराबर की हो, वहाँ पर मुज़ाकरात किए जाते हैं, और जो बेचारा आपसे कमज़ोर हो, जिसके पास आप जितनी बंदूकें ना हों, उनके सरों के अंदर गोलियां उतारी जाती हैं। आगे चलते हैं। ये एक ही हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक ही मुनाफकत नहीं है फील्ड मार्शल साहब की। आगे सुनिएगा। आपको पता है कि फील्ड मार्शल ने इस जंग के बाद सारी फौज को अपने नीचे ले लिया। मतलब कि इससे पहले चेयरमैन ज्वाइंट का एक ओहदा होता था, जो साहिर शमशाद आखिरी थे उस पर। और आपको ये पता हो कि वो तीनों मुसल्ला अफवाज के जो चीफ्स थे, उनके वो सीनियर थे। और पाकिस्तान की जो ब्लू बुक है, उसके मुताबिक अगर जंग छिड़ जाए तो जो कमान है वो ऑटोमेटिकली, वैसे तो सिंबॉलिक सा ओहदा है वो चेयरमैन ज्वाइंट का होता था, अब तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए किसी से भी, तो ब्लू बुक के मुताबिक जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ज्वाइंट के पास चली जाती थी, आर्मी चीफ के पास नहीं होती थी। क्योंकि चेयरमैन ज्वाइंट जो थे, उन्होंने तीनों मुसल्ला अफवाज की कोऑर्डिनेशन करनी थी। जब तक चेयरमैन ज्वाइंट का ओहदा था, तब तक एयरफोर्स और नेवी बराबर थे उनके चीफ्स, आर्मी चीफ के, और कोई एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं था या कोई एक दूसरे का बॉस नहीं था। तो जंग लगने की सूरत में चेयरमैन ज्वाइंट ने कमान करनी थी, और इसके साथ साथ जो एटम बम वाला सिस्टम है सारा, वो भी चेयरमैन ज्वाइंट के पास होता था, उसमें भी आर्मी चीफ का कुछ लेना देना नहीं होता था। तो गौर कीजिए कि एक तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, ने कमाल मुनाफकत से इंडिया की होने वाली जंग, जिसमें सारी परफॉर्मेंस एयरफोर्स की थी, पूरी तीनों मुसल्ला अफवाज को अपने नीचे ले लिया, बल्कि एटम बम को भी अपने नीचे ले लिया। आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखा, और चेयरमैन ज्वाइंट के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा तगड़ा ओहदा क्रिएट करके उस पर भी खुद बैठ गए। मतलब कि पूरे का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया। बजाय इसके कि वो सिर्फ आर्मी की कमान करते, वो अब एयरफोर्स की भी कमान कर रहे हैं, वो नेवी की भी कर रहे हैं, आर्मी की भी कर रहे हैं, एटम बम भी उन्हीं के पास है, और पता नहीं और क्या क्या कुछ उनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ कमाल मुनाफकत से कहते हैं कि छोटे सूबे बनाने हैं, क्योंकि बड़े सूबों से, सेंट्रलाइज सिस्टम से गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। इसलिए जो इक्तदार है, जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो निचले लेवल पर होनी चाहिए, छोटे यूनिट बनने चाहिए। और खुद जो इंडिपेंडेंट 3 यूनिट थे, उन सबको इकट्ठा करके 1 यूनिट बना दिया। मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। आप देखिए कि ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन क्या हुआ इसका, इन तीनों को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, और उसके ऊपर विराजमान होकर बैठ गए। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी बड़ी मुनाफकत है। एक तरफ कहते हैं छोटे यूनिट बनाने हैं, डिसेंट्रलाइज करना है सिस्टम को, और दूसरी तरफ मुसल्ला अफवाज के अंदर सब कुछ अपने नीचे इकट्ठा कर लिया और सब चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वही स्ट्रेटजी अपने लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर कंट्रोल पकड़ना है। वही स्ट्रेटजी सूबों के लिए गलत है। कितनी बड़ी मुनाफकत है, इससे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं जरा। वही इंडिया जिसकी सांस बंद करनी थी, उनके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि वहां पर एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की जो आबादी है, वो कहा जाता है कि तकरीबन 250 मिलियन, मीन जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी या उससे थोड़ी ज्यादा। मतलब उनकी एक रियासत या सूबा जो है, वो पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आबादी है उसके पास। लेकिन उन्होंने उसको छोटे सूबे बनाने की बजाय उसी को बेहतर गवर्नेंस के मॉडल से गवर्न किया। मसलन वो यूपी में क्या कर रहे हैं, उन्होंने यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मजिस्ट्रेट लगाया। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। और एक एसपी लगाया। हमारे एसपी तो पता नहीं कितने के लगा दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में। हमारे तो एसएसपी और ऊपर पे डीपीओ और पता नहीं क्या कुछ बना लिया हमने तो। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी डालते गए,
और फिर हर ब्यूरोक्रेट को 4-4 5-5 गाड़ियां चाहिए, घर में लातादाद किस्म के एम्प्लॉयज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अल्ले तलल्ले सारे काम मिला के करोड़ों रुपए में एक ब्यूरोक्रेट महीने का पड़ता है सरकार को। और ये जो हम कर्जे लेते हैं ये भी ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि सरकार की मशीनरी इतनी बड़ी है। हाल ही में हमने आपको एक असिस्टेंट कमिश्नर साहबा दिखाई थी जो बाथरूम वाले जूते पहन के नौकरी पे पहुंची हुई थी, लेकिन ले वो रेड कारपेट रही थी। तो ब्यूरोक्रेसी के यही हालात हैं। वहाँ वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपना मजिस्ट्रेट लगाते हैं और 75 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। यूपी में जिसकी आबादी 25 करोड़ के करीब है, मतलब पाकिस्तान की आबादी के बराबर या उससे ज़्यादा, अगर आप मुल्कों का हिसाब लगाएं तो यूपी को अगर कंपेयर करें तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क जैसे कि ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये सब यूपी से आबादी में छोटे हैं। यूपी एक रियासत जो है वो इन सब मुल्कों से आबादी में ज़्यादा बड़ी है। तो अगर यूपी एक रियासत होती, एक मुल्क होता, तो शायद दुनिया में तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की आबादी होती, मुल्कों के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी। अब उसके अंदर उन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक एसपी लगाया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 30 से 40 लाख के दरमियान जो लोग हैं उनका बनाया है। उनके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और एक एसपी है। और इसी तरह स्कूल का सिस्टम अलग है, हॉस्पिटल्स का सिस्टम अलग है, जो हर डिस्ट्रिक्ट अपना मैनेज करता है, ऊपर सेंट्रलाइज नहीं है। मतलब लखनऊ से मैनेज नहीं होता यूपी में, सब कुछ नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैनेज हो रहा है। फिर उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने आईटी को, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, डिजिटल किया तमाम सर्विसेज को, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पुलिस कंप्लेंट सिस्टम, ई हेल्थ सर्विस, स्कॉलरशिप पोर्टल, ई टेंडरिंग, ये सब कुछ उन्होंने किया ताकि लोगों का इंटरेक्शन ही सरकार से ख़त्म हो जाए। इंटरेक्शन करेंगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी, इंटरेक्शन ही ख़त्म कर दें ताकि डिजिटली सब कुछ हो। लेकिन हमारे यहाँ चौधरी साहब डिजिटलाइजेशन के दुश्मन हैं। जब इमरान खान वोटिंग सिस्टम को डिजिटल करना चाहते थे तो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, सबसे बड़ा उसके अंदर जो रुकावट थी वो जनरल बाजवा थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से भी ये वोटिंग जो मामला है ये डिजिटल मशीन के ऊपर ना आए। उसकी वजह कि इलेक्शन चोरी करना होता है, अगर आ गई तो फिर हम चोरी कैसे करेंगे। तो अब यूपी जो है उसकी अगर आप एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर उन्होंने उसे छोटा सूबा नहीं किया बल्कि बड़े सूबे के साथ ही चलाया। आगे चलते हैं, अगली एग्जाम्पल वहीं से आती है और वो एग्जाम्पल है राजस्थान। वो इंडिया का ज़मीनी रकबे के एतबार से सबसे बड़ी रियासत है। वहाँ पर भी बिल्कुल उन्होंने पंचायत सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा रखा है, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। तो एक उम्दा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, और छोटे सूबे या रियासत बनाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी और उसी के साथ वो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आगे अगर हम राजस्थान के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, वो भी एक बड़ी रियासत है, लेकिन उसमें भी उन्होंने छोटा सूबा बनाने की बजाय, मैंने जैसे कहा कि लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज टाइप की सारी गवर्नेंस का सिस्टम करके ज़्यादा अजला बना के उस सारे काम को मैनेज किया है। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है इंडिया की, ये जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ रखी हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, इसका एक फ़र्क है कि वहाँ पर कोई आर्मी चीफ उंगली नहीं करता आके सिस्टम के साथ। हमारे तो आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर हैं उन्होंने अपनी मर्जी के मजिस्ट्रेट लगाने हैं, अपनी मर्जी के एसपी लगाने हैं, एसएसपी लगाने हैं, डीआईजी लगाने हैं, आरपीओज लगाने हैं, क्योंकि उनसे सारे गंदे काम करवाने हैं। उनकी फ़ौज अपने बॉर्डर्स पर रहती है और दिफा का काम करती है। वो मुल्क की गवर्नेंस, और उनको किसी ने नहीं कहा हुआ इंडिया के अंदर जो आर्मी चीफ है उसके दिमाग में ये खन्नास नहीं आता कि मुझे रब ने चुन लिया है या भगवान ने चुन लिया है, इस मुल्क की काया मैंने पलटनी है। नहीं, वो अपनी हैसियत में रह के अपना काम करते हैं। हाल ही में फॉर्मर इंडियन जो आर्मी चीफ थे, वो जब अपनी वर्दी में थे, मतलब अपने ऑफिस में थे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सुजुकी, जिसको वहाँ मारुति कहते हैं, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। हमारे वालों की तो बातें ही और हैं। हमारे वाले तो इतनी मरात लेते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी सोच भी नहीं सकते ऐसी मरात जो हमारे आर्मी चीफ्स लेते हैं।
तो जो एक फ़र्क है वो छोटे या बड़े सूबे नहीं है, वो ये है कि वहाँ के आर्मी चीफ्स और वहाँ के जनरल्स जो हैं वो सिस्टम में उंगली नहीं देते। हमारे हर सिस्टम के अंदर हमारे जनरल्स ने उंगली देनी है, और उसके बाद जब वो सिस्टम ख़राब कर देना है, नहीं चलना, तो फिर कहते हैं सूबे छोटे कर लें। अभी ये छोटे करवाएंगे, 5-10 साल बाद एक नया आर्मी चीफ आएगा, वो कहेगा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गई है, छोटे हो गए, अब ज़रा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे पहले इन्होंने 1 यूनिट किया था, तो कभी ये बड़े करते हैं, कभी ये छोटे करते हैं। लेकिन असल बात जो है कि खुद उंगली करना बाज आएँ, जो इनका काम नहीं है, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बताया था, अगर ये उनकी बात सुने, उनके ये मैं यही कह सकता हूँ कि ये ना फर्माबरदार बच्चे उनके ना बने, और जो बातें उन्होंने कही थी वो सुने, तो उसमें सबकी फलाह है। तो असल मसला छोटे सूबे बड़े सूबे नहीं है। मैंने आपको मिलिट्री की एग्जांपल दी कि वहाँ इन्होंने सब कुछ बड़ा कर लिया, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन थी उसको भी ख़त्म कर दिया, और सूबों में कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। तो सब मुनाफकत है, और मुनाफकत के साथ साथ एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये नून लीग ही नहीं, हमारे जर्नल्स का भी यही हाल है। तो मुनाफकत के साथ साथ पता नहीं है किसी चीज़ का, ट्रायल एंड एरर है, बस ताकत है। उस ताकत के नशे में जो हुक्म देते हैं वो होता जाता है, उसके नताइज सही निकलें या गलत निकलें, ये फिर आगे वाला वक्त जाने या रब जाने। जब नताइज गलत निकलते हैं तो फिर सिविलियंस के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल के अगली दफ़ा नई पॉलिसी लेकर बाहर आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान को सोचनी पड़ेगी कि असल में इनकी उंगली बाहर निकालनी है। जब तक उंगली नहीं निकलती, मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। यहाँ पर जो मर्जी सिस्टम हम लेकर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि कोलंबो में हम इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। अगली खबर सुने ज़रा। कश्मीरी मुजाहरीन अगर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े तो पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। अब जो बीबीसी का इंटरव्यू लेने वाला शख्स वो पूछता है कि क्या ये कश्मीरी दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा आपको कोई शक है? इनके पीछे इंडिया का पैसा है, इनको इंडिया पैसा दे रहा है, ये दहशतगर्द हैं, और अगर ये आगे बढ़े तो फिर इनको गोलियां मारी जाएंगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं। सुनिए राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा। अगर वो वहाँ से फोर्सफुली मुसल्ला जथे की सूरत में मुजफ्फराबाद पे चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो उनको बाई आल मीन्स रोका जाएगा। बैठे हैं, बैठे रहें, उनको खाना मिल रहा है, उनको वहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ उनको वो रोकी नहीं गई। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, वो उन्होंने आपके साथ क्या डेथ टॉल शेयर किया कि कितने मुजाहिरीन की हलाकतें हुई? मैं इसमें कोई फिगर जो है ना उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वहाँ पे 2-3 दफ़ा जब उन्होंने बढ़ने की कोशिश की है और लॉ एनफोर्सेस ने उनको रोका है तो उसमें नुकसान तो हुआ है, दोनों तरफ हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है बार बार कि एक्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरनेट डाउन है। बात यह है ना कि जो दहशत गर्दी है यहाँ पे दहशत गर्दों से लॉ एनफोर्सिंग जो है वो एंगेज हुई है। उस इलाके में सोशल मीडिया या मीडिया उसको एक्सेस जो है वो किस तरह से जो है वो दी जा सकती है। आप इनको दहशतगर्द कह रहे हैं जो लोग इस वक्त लड़ रहे हैं वहाँ पर। इज देयर एनी डाउट? सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है इनकी, ये सूरत हाल है इनकी कि ये बबांगे दोहल उनको दहशतगर्द भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत सारे लोग मार दिए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये अगर आगे बढ़ेंगे तो हम इनको गोलियां मारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिया के साथ बातचीत करेंगे। प्रायोरिटीज़, क्लैरिटी इनकी क्या है, ये चाहते क्या हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान से अगली खबर आपके सामने रखें, अमेरिका की रियासत मिशिगन से एक बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि पहले मुसलमान सेनेटर बनने जा रहे हैं अब्दुल अल सैयद। वो पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी जो दौड़ थी, जो इलेक्शन था, वो जीत लिया। प्राइमरी का मतलब होता है कि पार्टी के अंदर लोग टिकट के लिए एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तकरीबन 15 लाख लोगों ने वोट डाला इस सीट पर। बहुत ही ये सेनेट की आप ये कहिए कि सबसे कांटे का मुकाबला था, कंट्रोवर्शियल किस्म की रेस थी। एक तरफ ये मिस्टर अब्दुल थे या डॉक्टर अब्दुल थे, तो दूसरी तरफ इजराइल की हमायत याफ्ता या इजराइली जो पैक है अमेरिका के अंदर, उसकी हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थी वो थी।
15 लाख वोट पड़े और इंटरेस्टिंग बात यह कि महज 15,000 से ये जीते आखिर पर। मतलब जब वोट काउंट हुआ पूरा तो सिर्फ 15,000, मतलब गालिबन 1% से भी कम बनता है, उसकी लीड से ये आखिरकार जीतने में कामयाब हुए। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल जो सदर ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर है, ये सदर ट्रंप के एक किस्म का खिलाफ फैसला है। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा कि ये फैसला उनके लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि अब्दुल जो अल सैयद हैं इनको हराना आसान होगा। मतलब इस्लामोफोबिया के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बात हो रही है कि उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया को एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी तक बहुत सारे कांग्रेशनल जो मेंबर्स हैं, खुसूसन ख़वातीन मुसलमान, वो तो कांग्रेस में पहुंची हैं, लेकिन अभी तक कोई अमेरिकी सेनेट में सेनेटर मुसलमान नहीं बना। इससे पहले आपको पता है कि ममदानी एक मेजर विक्ट्री ले चुके हैं कि वो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। लेकिन अभी अगर अब्दुल अल सैयद जो हैं वो सेनेट का, उनको प्राइमरी में टिकट मिल गया, ये डेमोक्रेट सीट है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अपसेट ना हुआ तो वो तकरीबन अब एक किस्म के सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। तो ये एक लैंडमार्क, मैं ये कहूँगा, अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि अमेरिका के सेनेट के अंदर पहली दफ़ा कोई मुसलमान सेनेटर बनकर पहुँचेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। इसकी बहुत सारी रेमिफिकेशंस होनी है आने वाले दिनों में अमेरिका में। इस खबर पर नज़र भी रखेंगे। और मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होना है, जिसके बाद ये तय होना है, सदर तो अगले 2 साल सदर ट्रंप ने ही रहना है, 4 साल वो अपने पूरे करके जाएंगे। लेकिन अगर वो कांग्रेस और सेनेट में ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा कि उनकी पार्टी अक्सरियत जो है वो लूज़ करे, लेकिन कांग्रेस में शायद कर जाए। बहरहाल अगर वो अक्सरियत लूज़ कर गए तो फिर उनकी ताकत शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने तकरीर की, और तकरीर की 5 अगस्त के मौके पर और यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर, और ये कहा कि हम कश्मीरियों के बिल्कुल साथ खड़े हैं। लेकिन ऊपर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कश्मीरी दहशतगर्द हैं, उनके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। ये वही बात लग रही है, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, अच्छे कश्मीरी और बुरे कश्मीरी। जो सरनगू हो जाएं वो अच्छे कश्मीरी, जो अपने हकूक़ मांगें और सामने खड़े हो जाएं वो बुरे कश्मीरी। मुझे लगता है कश्मीर के मामले में भी अब हमारी पॉलिसी कुछ वैसी ही होगी जैसी तालिबान के बारे में। आगे चलते हैं। अगली खबर, DGISPR ने इस्लामाबाद के इलाके के 25 वाइस चांसलर्स को बुलाया अपने दफ्तर में और उनको कहा कि तुम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुहिब्बे वतन बनाओ, और मुहिब्बे वतन कैसे बनाना है उसके नुस्खे भी बताए। ये प्रोफेसर हूद भाई ने इंकशाफ किया है। प्रोफेसर हूद भाई कहते हैं कि एक वाइस चांसलर ने उनको ये सारी बातचीत बताई जो उस मीटिंग में मौजूद था। वो ये भी कहते हैं कि इस मीटिंग के अंदर किसी एक वाइस चांसलर ने बात करने की कोशिश की। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि इसमें हमारा क्या लेना देना है यूनिवर्सिटीज़ का कि हम उन्हें मुहिब्बे वतन बनाएं, ये हमारा काम नहीं है। तो उस पर DGISPR ने उनको शटअप कॉल दी, उनको इंसल्ट किया उस वाइस चांसलर को, और अपनी बात जो है वो जारी रखी। इससे गौर कीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को बुला के उनसे हमारे DGISPR क्या डिमांड करते हैं कि इन्हें अपने बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उन्हें मुहिब्बे वतन बनाएं। इन्हें कब समझ आएगी कि लोग नेचुरली मुहिब्बे वतन होते हैं? ये तो आप मेहरबानियाँ करके उन्हें अपने आप से दूर करते हैं, मुल्क से दूर करते हैं, वरना हर पैदा होने वाला शख्स जाहिर है नेचुरली मुहिब्बे वतन से ही काम शुरू करता है। आगे बढ़ते हैं। बेशर्मी का लेवल चेक कर लें अगली खबर में। खबर यह है कि 11 ट्रक जाली सिगरेट्स के, मतलब जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे हुआ, जालसाजी से बने हुए और फैक्ट्री से निकाले हुए सिगरेट्स, उनके जो 11 ट्रक हैं वो पकड़े गए। ये खबर दी गई एक सहाफ़ी की तरफ से जिनका नाम ज़मान मुग़ल है, ABN के लिए काम करते हैं। उन्होंने खबर दी कि ये 11 सिगरेट के ऐसे जो नॉन कस्टम पेड या टैक्स जिनका नहीं पे किया हुआ, वो सिगरेट्स पकड़े गए हैं। तो अब सिगरेट बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनके ओनर्स बहुत सारे सेनेट में हैं। इल्ज़ामात ये होते हैं कि वो पैसे दे के सेनेट की सीटें खरीदते हैं। ये इल्ज़ामात महज नून लीग पीपल्स पार्टी पर नहीं, लेकिन PTI के ऊपर भी ये इल्ज़ामात हैं कि ये जो अभी इलेक्शन हुए या उससे पहले हुए, हमारे भी बहुत सारे लोग पैसे खा के ऐसे लोगों को सेनेटर बनवा देते हैं।
जाहिर है वो इमरान खान साहब को भी धोखा देते रहे ऐसी चीज़ों के अंदर और पैसे अपनी जेबों में डालते रहे। लेकिन अब पता ये चला कि ये जो नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स पकड़े गए, इनके मालकान में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सेनेट के अंदर बैठे हुए थे, सेनेटर्स थे। जब सहाफ़ी ने यह खबर दे दी तो उन्होंने वहाँ शोर मचा दिया सेनेट की कायमा कमेटी में कि ये सेनेटर्स को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि उनके सिगरेट हैं वो और नॉन कस्टम पेड हैं और 11 ट्रक पकड़े गए हैं, तो उन्होंने कहा ये हमें बदनाम करने की खबर है। और उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाए और उसके मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक करवाया जाए। अच्छा चले, यहाँ तक तो समझ आती है, बात तो उन्होंने गलत की सेनेटर्स ने, लेकिन चले फिर भी समझ आती कि वो मालिकान थे उनमें से और वो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो एक दूसरे को बचा रहे थे। तो फिर भी बात समझ आती है कि उनके सिगरेट पकड़े गए तो वो नोहा कना थे। लेकिन आगे सुनिएगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट होता है PID, जिसका काम असल में इश्तिहारात वगैरह और दूसरी चीज़ों को मैनेज करना होता है। माल पानी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर खाना होता है वो अक्सर इसी डिपार्टमेंट में खाया जाता है। उन्होंने सहाफ़ी को नोटिस भेजा है और उसे कहा है कि अपना मोबाइल फ़ोन जमा करवाएं, हमने आपका फोरेंसिक करवाना है। बेशर्मी की कोई हद है। भले PID का इसमें क्या लेना देना है, PID को अदालत है। PID किस कानून के तहत उनसे उनका मोबाइल फ़ोन मांग सकती है। बहरहाल सहाफ़ी अपनी खबर पर अभी भी खड़ा है और वो कहते हैं कि उनके पास भरपूर सबूत हैं, उन्होंने ये दुरुस्त खबर दी है। लेकिन आप देख लीजिए कि सहाफ़त को, आज़ाद सहाफ़त को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कल नातिक रेहान को जिस तरीके से पीटा गया लाहौर के अंदर, उसके मनाजर आपके सामने हैं, तो आज ये मामला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि ये अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसने अपने सिस्टम में से व्हाट्सएप को निकाल दिया है और WeChat को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। WeChat जो है वो व्हाट्सएप की तरह का ही एक ऐप है, लेकिन वो चाइनीज़ मेड है। चाइना अपने कंट्री के अंदर भी व्हाट्सएप की इजाज़त नहीं देता, वहाँ पर भी WeChat ही इस्तेमाल होता है। तो जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप जो है उस पर पूरी गिरफ्त है और एक्सेस है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मामला है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी पाकिस्तानी जो व्हाट्सएप हैं उनके ऊपर अजम्पशंस हैं कि वहाँ पर उनमें भरपूर किस्म की एक्सेस हासिल है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। तो अगर ऐसा था तो फिर मेरा ख्याल WeChat इस्तेमाल ना होती। लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर अफसरान अहलकारों को ये बता दिया गया कि व्हाट्सएप आपने इस्तेमाल नहीं करना, WeChat इस्तेमाल करना है। और अब वो उस पर शिफ्ट हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप के ऊपर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनके डाटा को चोरी कर सकते हैं। आगे आपको एक छोटा सा सेगमेंट दिखाते हैं। उमर दराज गोंदल का प्रोग्राम था, उसमें टाउट शेर अफजल मरवत से ये सवाल पूछा गया कि जब अलीमा खानम आपके हलके में गई और आप हमेशा कहते हो कि मैं खान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो आपने वहाँ पर, भले आपको अलीमा खानम से कोई इख्तलाफात भी थे, तो इमरान खान की रिहाई के लिए आपने वहाँ ताउन क्यों नहीं किया, हालांकि आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए। ये मेरा ख्याल कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, लेकिन टाउट शेर अफजल मरवत को ऐसे लगा किसी ने तेल डालकर उनको आग लगा दी हो, खुदा न खास्ता। ऐसे भड़के कि उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम ही छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हुआ ये ज़रा देखिए। जहां आपका अपना हलका है वहां पर अलीमा खान साहबा गई हुई थी और आप कहते हैं कि खान साहब के लिए कोई भी निकले तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ होंगे। तो अलीमा खान आपके हलके में गई, इमरान खान की हमशीरा है, इमरान खान का वोट आपको मिला, आप रुकने कौमी असम्बली बने, आप वहां पर भी कहीं नजर नहीं आए। आपका बाइकआउट था अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट का? ये गोंदल साहब, पहले तो ये 4 दफा आप इसको ताने के तौर पे कह रहे हैं, ये 4 दफा कह रहे हैं कि वोट मिला, वोट लेकर आए। मोहतरम, या तो अलीमा खान का सवाल करें या फिर वोट का ताना दें। नहीं, ताना नहीं है। क्या आप इमरान खान के नाम पर वोट लेकर रुकने कौमी असम्बली नहीं बने? आपको तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिला? मेरा ख्याल है गोंदल साहब कि आप और मेहमानों से इंटरव्यू कर लें। नहीं, मैं इमरान भाई, इसमें कोई दूसरी राय है कि इमरान खान की पार्टी के हम उम्मीदवार थे ठीक और उसी के पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन लड़ा। ठीक। लेकिन ये मेहमान को बुला के हर मतलब है, ये आप इस तरह करें और मेहमानों को अटेंड कर लें आज, ठीक है ना, और किसी फारिग टाइम में फिर आप मुझे बुला लें। नहीं मरवा साहब, मैंने आपको कोई मरवा साहब मैंने आपको कोई सुने ना। देख लिया आपने। तो ये सूरत हाल है, जब आप ज़रा सा इनके लिए ज़मीन गर्म होती है तो फिर कोई जवाब इन टाउट्स के पास नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, पंजाब पुलिस ने रहीम यार खान के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं आपको बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ज़रा गौर से देखना है। 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने एक टिकटॉक बनाई। बिजली उनके घर नहीं आती थी रहीम यार खान में, तो उन्होंने एक टिकटॉक बनाई और मरियम नवाज़ को पुकार के कहा कि अगर हमारे यहाँ बिजली आपने ना छोड़ी तो हम पूरा रहीम यार खान बंद कर देंगे। छोटे बच्चों ने यह कहा। रहीम यार खान की पुलिस ने उन बच्चों को थाने में बुलाया, उनकी मारपीट की और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मंगवाई। इधर देखिएगा। मरियम नवाज मेरी गाल गौर नाल सुन। पंजवा दी है साडे बिजली कहनी 1 घंटा आंदी हुई रात दे। अगर कल तक बिजली ना आई तो पूरा रहीम यार खान बंद करवा दे। गिरबान खोलो एक का बड़ी कर सलील। एक्सक्यूज मी। देख लिया आपने। ये इतना सा स्किट था उनका, इतनी सी बातचीत थी और उसके ऊपर पूरी रियासत जो है वो जुम्बश में आ गई। मैं हैरान हूं कि रियासत कहां तक पहुंच गई है और कितनी इनसिक्योर हो गई है। मुझे यहां से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।